सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ऑन पेज एसईओ का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लोग अपनी साइट को गूगल के अंदर रैंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ दोनों करनी पड़ती है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप ऑन पेज एसईओ किस तरीके से करेंगे। इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है और अगर आप लोग अपनी भी वेबसाइट के लिए ऑन पेज करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए है। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम लोग कीवर्ड रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं, साइट के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, साइट की स्पीड के ऊपर फोकस करते हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे गूगल आपकी साइट को नंबर 1 के ऊपर रैंक करता है। हम वो सारी चीजें आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है ये क्रिएट किया है कृष्ण कुमार ने, जो कि इंडिया से है। इनका यूट्यूब चैनल है स्किल वाला के नाम से और ये एसईओ एक्सपर्ट है। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, इनके यूट्यूब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इनको जाके लाजमी फॉलो करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जाके पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुमान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप इस तरह के मजीद कोर्सेज देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके 60+ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो चले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ क्या होता है, हम ऑन पेज एसईओ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और हमें ऑन पेज एसईओ करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं बेसिकली आपके साथ में एक चेकलिस्ट शेयर करूंगा। अगर आप जैसे फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी और साथ में ट्रैफिक भी इम्प्रूव होगा। साथ में ये भी देखेंगे हम एक पोस्ट को ड्राफ्ट करते टाइम कि उसमें कौन कौन से ऐसे ऑन पेज के फैक्टर्स हैं जो हमें किसी भी पोस्ट को पब्लिश करते टाइम या किसी भी कंटेंट को पब्लिश करते टाइम ध्यान रखने चाहिए। कंप्लीटली प्रैक्टिकल होने वाले हैं इसमें, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका आगे ऑन पेज में कभी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ऑन पेज एसईओ क्या होता है। मैंने देखिए यहाँ पर एक ये डॉक तैयार करा है और इस डॉक को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। अभी समझ लेते हैं ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के अंदर की चीजों को ऑप्टिमाइज करना, जिससे गूगल जैसे सर्च इंजन और दूसरे जो सर्च इंजन हैं उनके लिए वो यूजफुल और रिलेवेंट बन सके। इसमें हम कंटेंट, मेटा टैग्स, हेडिंग, यूआरएल, इंटरनल लिंक्स, इमेजेस और वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, ऑन पेज एसईओ एक वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट और एचटीएमएल एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे गूगल को एक क्लियरली समझ आए कि हमारी वेबसाइट किस टॉपिक पर है और वो उसे हायर रैंक करे। अब अगर क्या हो आप अपनी वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ नहीं करो तो गूगल या अदर सर्च इंजन आपके कंटेंट को नहीं समझ पाएंगे। मतलब आपका टॉपिक किस चीज के ऊपर है वो उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे, जिससे कि वो उसको रैंक नहीं कर पाएंगे। अब रैंक नहीं होगा तो उससे ट्रैफिक नहीं आएगा, साथ में यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। अब यूजर एक्सपीरियंस खराब होने से क्या है कि वो उस वेबसाइट को क्विकली लीव कर देंगे, जिससे कि बाउंस रेट आपकी हिट होगी और साथ में आपका जो कंटेंट है वो गूगल के ऊपर रिच रिजल्ट्स या फिर फीचर्ड स्निपेट्स में आने से मिस हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हम इसके कुछ की एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऑन पेज एसईओ करते टाइम। जैसे कि पहला है टाइटल टैग। हर पेज का टाइटल जो गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखता है, ये बेसिकली जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पर, जैसे मैंने यहाँ पर अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा और ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो हमें यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली टाइटल होते हैं जो कि हमें डिफाइन करना पड़ता है और ये मेटा टाइटल टैग के अंदर आता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन एक तरीके से शॉर्ट समरी है जो कि सर्च रिजल्ट में दिखती है यहाँ पर, और एक तरीके से बोल सकते हो कि आपने अपने कंटेंट के बारे में समराइज करके उसे एक स्मॉल लिमिट ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर डिफाइन कर रखा है, जिससे अगर कोई यूजर उस चीज़ को पढ़े तो उसको ये समझ में आ जाए कि आपका कंटेंट किस चीज़ के बारे में है। इसके बाद में आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर जो हमें विजिबल होता है ये यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। ये भी हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है क्योंकि सिंपल, क्लीन और कीवर्ड फ्रेंडली यूआरएल रैंकिंग में भी हेल्प करते हैं और यूजर को भी उनसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपके कंटेंट के बारे में। इसके अलावा फिर
कंटेंट के अंदर अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें हेडिंग्स का ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिससे कि वो कंटेंट एक तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। देन हम इसकी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं नेचुरल वे में। देन इंटरनल लिंक्स, जिसमें हम अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस को लिंक करते हैं, जिससे यूजर को अगर रिलेवेंट कंटेंट मिलता है तो वो दूसरे पेज पर भी विजिट करता है। इससे हमारी बाउंस रेट भी कम होती है और यूजर का जो टाइम स्पेंड है उस वेबसाइट के ऊपर वो भी इम्प्रूव होता है। देन इसके बाद में अगर हमारे कंटेंट के अंदर कुछ इमेजेस यूज हो रही हैं तो हम उन्हें ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे कि हमें इमेज का नाम किस तरीके से रखना है, ठीक है, उसमें ऑल टेक्स्ट का हमें प्रॉपर यूज करना है, उनकी साइज को किस तरीके से कंप्रेस करना है। फिर इसके बाद में हम मेक श्योर करते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, साथ में पेज स्पीड भी क्विकली लोड होनी चाहिए, मतलब पेज स्पीड फास्ट होनी चाहिए। और देन कंटेंट क्वालिटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका कंटेंट में जो भी आपने इंफॉर्मेशन दे रखी है वो वेल रिसर्च्ड एंड फोकस्ड होनी चाहिए यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग। अब हम एक पोस्ट को पब्लिश करके देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कंटेंट अपना बना रखा है। इस कंटेंट को हम अभी ड्राफ्ट करके देखेंगे, पब्लिश करके देखेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम इंटरनल लिंक्स, मतलब कि अदर पेजेस को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। फाइंड कैसे करते हैं हम हमारे दूसरे जो रिलेवेंट लिंक्स होती हैं वो भी हम यहाँ पर तरीके सीखने वाले हैं, ठीक है। अब हम इस चेकलिस्ट के अंदर दिए हुए सारे पॉइंट्स को एक एक करके परफॉर्म करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कंटेंट के अंदर। इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट का एडिटर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एक कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख रखा है, जिसको आज हम यहाँ पर पब्लिश करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को इसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी कंटेंट का ऑन पेज कर रहे हो तो कैसे आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें पहले जो अपना ये टाइटल है हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये टाइटल हमेशा जब भी आप किसी कंटेंट के किसी वेबसाइट के किसी पेज में देते हो तो वहाँ पर ये H1 टैग के अंदर आता है। जो हेडिंग टैग डिफॉल्ट होती है वो H1 यूज करते हैं और H1 टैग की खासियत ये है, मतलब आपको ध्यान ये देना चाहिए कि आपको अपनी वेबसाइट में सिर्फ एक बार ही उसे यूज करना है, एक से ज्यादा बार आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ हेडिंग टैग में H1 टैग, जब बात अगर हम हेडिंग्स की कर रहे हो तो उसमें H1 टैग सिर्फ एक बार ही यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक बार बाकी का जो बचा हुआ कंटेंट है इसको इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस कंटेंट को पेस्ट करने के बाद में जो अपना अब नेक्स्ट पार्ट आता है टाइटल के, यहाँ पर देखिए जो ये टाइटल टैग दे रखा है और मैंने जो यहाँ पर इस टाइटल की बात करी, ये ब्लॉग का टाइटल है बेसिकली और वो टाइटल टैग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन करता हूँ और आपको जो इसमें ये टाइटल टैग है अपना जो कि गूगल पर दिखता है वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ये मेटा टाइटल टैग होता है। तो इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने बात करी है वो मेटा टाइटल की बात करी है, राइट। ठीक है, इसको आप डिफाइन करते हो कहाँ पर, अपने कंटेंट में कैसे कर सकते हो। इसके लिए एक योस्ट प्लगइन होता है जो हमने इंस्टॉल कर रखा है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अपना जो है मेटा टाइटल डिफाइन करना पड़ता है। ये मेटा टाइटल मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट कर रखा था, इसको हटा करके यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं, राइट। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आपको ट्राई करना है कि ये 55 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए और ट्राई साथ में ये करना है कि आपको अपने इसमें प्राइमरी कीवर्ड का भी यूज करना है जिस पर आप अपने कंटेंट को रैंक कराना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस कंटेंट का प्राइमरी कीवर्ड क्या है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, बेसिकली जो कि इस कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि कंटेंट किस चीज़ के बारे में है, उसको हमने एक शॉर्ट में समराइज करके यहाँ पर इस चीज़ को लिखा है। इसमें हमारी जो कैरेक्टर लिमिट होती है वो होती है 155 to 160 कैरेक्टर, ठीक है, या 150 to 160 कैरेक्टर आप इसको ले सकते हो। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान देना होता है वो इसमें होता है कि फोकस कीवर्ड आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब फोकस कीवर्ड के लिए यहाँ पर आपको अपना मेन प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर एंटर करना होता है। जैसे कि अपना प्राइमरी कीवर्ड क्या है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अभी ये हमारा इसका जो देखिए यहाँ पर इसका स्कोर चेंज हो गया है, ये पहले रेड में शो कर रहा था, अब ये ऑरेंज हो चुका है। अगर ये इसका हम थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे तो ये ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है,
अभी इससे पहले हम जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल यूज करना है अपने कंटेंट में, और इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज यूज करना चाहिए, जिससे कि बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना यूआरएल आपका एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल से मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपका शॉर्ट होना चाहिए यूआरएल और साथ में डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे ऐसा यूज करने के लिए, क्योंकि सर्च इंजन को भी समझने में आसानी होती है, साथ में यूजर को भी समझना आसान हो जाता है। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली बनाना। देखिए एसईओ फ्रेंडली जो यूआरएल होता है वो रीडेबल होता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और गूगल और यूजर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इस कंटेंट का एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, एक तो मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ, लेकिन जब हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाते हैं तो उसमें कुछ हमें प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ती है कि हमको ट्राई करना पड़ता है कि वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में ना लिखें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर इसका जो यूआरएल बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता। आपको ट्राई करना है कि ये ईयर आप या फिर ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो आप यूज ना करें। इसके पीछे का रीजन ये है, अभी जैसे 2025 में मैं इस कंटेंट को पब्लिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अगर इसके स्लग में 2025 लगा देता हूँ, लेकिन 2026 में मैं इस कंटेंट को जो अपडेट करूंगा तो मैं सारी जगह से तो चेंज कर दूंगा, लेकिन यहाँ से मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मुझे 301 रिडायरेक्शन इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बार बार से में ऐसे हर ईयर टू ईयर इसको नहीं कर सकते हो। या फिर इसके अलावा अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा होता कि भाई 10 बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद में अगर मुझे इस कंटेंट में कुछ रिफाइन करना पड़ा या कुछ इसमें अपडेट करने पड़े और मैंने 10 की जगह 15 अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली, तो फिर मुझे यहाँ से ये चीज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्लग में आपके 10 बेनिफिट्स की बात हो रही है और आपके कंटेंट में अगर 15 बेनिफिट की बात हो रही है तो वो चीजें एक बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आती है। इसलिए आपको ट्राई करना ही चाहिए कि आप अपने स्लग के अंदर न्यूमेरिक डिजिट्स का यूज नहीं करो। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है कि स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, लाइक कि ये एम्परसेंट हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, इन सिंबल्स का भी आपको यूज नहीं करना है अपने जब आप एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बना रहे होते हो। इन सब के अलावा जो हम हाइफन और अंडरस्कोर, ये जो दो चीजें होती हैं, इन दोनों में से हमें अंडरस्कोर भी यूज नहीं करना चाहिए, इसमें हमें हाइफन का ही यूज करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ट्राई करना है कि जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो आपको यूज नहीं करने हैं। अब स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे द, ए, इन, ठीक है, ये, फॉर, इस तरीके के अगर आप कुछ वर्ड्स यूज करते हो तो ये आपके स्टॉप वर्ड्स की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं, और भी आप ये आगे देख सकते हो, पर लेकिन हमें ये अवॉइड करने हैं। अब जैसे यहाँ पर एक ही बना बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर क्या हो मैं यहाँ से इस ऑफ को हटा दूँ तो बट इसका साउंड थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। इसका दूसरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसकी बेनिफिट्स को लिख देंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेनिफिट्स। इस तरीके से आप अपने जो यूआरएल या स्लग होता है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का। देखिए हेडिंग होती है एसईओ के अंदर H1 to H6, ठीक है, टोटल 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, लेकिन हमें जो कंटेंट में हम बेसिकली यूज करते हैं अपने वो H1 to H4 ही यूज करते हैं अधिकतर। रीजन ये होता है कि हर एक हेडिंग की अपनी खुद की एक डिफॉल्ट साइज होती है, और जब बात H5 और H6 हेडिंग्स की करते हैं तो इनकी साइज जो है, हमने जो ये नॉर्मल टेक्स्ट यूज कर रखे होते हैं पैराग्राफ में जो अपने लिखे होते हैं, इनसे भी इनकी साइज कम हो जाती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बिगड़ जाता है थोड़ा, वो देखने में सही नहीं लगता है। इसलिए हम हमेशा H1 to H4 ही यूज करते हैं अधिकतर केस में। और इसके अलावा इनका जो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने का तरीका ये होता है, वो होता है पहले, सबसे पहले जो आती है वो आपकी H1 हेडिंग आती है, जो कि हमारे इस कंटेंट के अंदर क्या है, हमारे इस ब्लॉग का टाइटल, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर इसकी मेन हेडिंग देनी होती है जो आपकी H2 के अंदर डिफाइन होती है। H2 आपके मल्टीपल हो सकती है, H1 आपके कंटेंट के अंदर एक ही होती है, H3 भी मल्टीपल कर सकते हो और H4 भी आप मल्टीपल कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है ये H2 हेडिंग ली, ठीक है, अब इस H2 के बाद में जो इसके अंदर जो हेडिंग्स आ रही हैं वो यहाँ पर ये H3 में मैंने डिफाइन करी।
ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसी की कोई और सब हेडिंग बनाता तो मैं उसको H4 के अंदर ले सकता था। जैसे यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म वैल्यू, इसमें अगर मैंने कुछ एक और इसकी सब हेडिंग बना रखी होती तो वो मेरी H4 के अंदर आती। देन इसके बाद अगर वापस मेरा कोई कंटेंट कहीं किसी चीज से स्टार्ट हो रहा है तो मैं उसको अगेन H2 के अंदर डिफाइन करूंगा, राइट। अब इसी कंटेंट को अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो देखिए ये H2 हेडिंग के अंदर आ रहा है, और अपना इस ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के बाद में ये ऑनलाइन कोर्स की मैंने एक हेडिंग बनाई जिसे मैंने H3 में डिफाइन करा, और फिर इसके अंदर के जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर H4 के अंदर यूज करे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी हेडिंग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए जिससे कि कंटेंट देखने में यूजर को भी वो उससे समझ में आए, उसका एक स्ट्रक्चर, उसका फ्लो समझ में आए, और साथ में ये सर्च इंजन्स के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है अगर आप हेडिंग्स का सीक्वेंस सही रखते हो और इसकी जो एक बेसिक गाइडलाइन को अगर फॉलो करते हो तो। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कीवर्ड्स का ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर हमने हमारा जो कीवर्ड है वो कौन सा ले रखा है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेनिफिट। तो आपको ट्राई करना है कि स्टार्टिंग के टॉप 100 वर्ड्स के अंदर आपको 100 वर्ड्स के अंदर अपना ये जो है कीवर्ड इंसर्ट करना है। देन इसके बाद में मतलब ट्राई साथ में ये भी करना है कि प्रैक्टिस की नेचुरली वहाँ पर आपका ऐड होना चाहिए, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर वो चीज़ नहीं फिल करनी है। इसके अलावा आप अपनी हेडिंग्स के अंदर जो है इसको ऐड कर सकते हो हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, इस तरीके से यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और ये आप एग्जैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करोगे, आप इसके LSI टर्म्स को भी यूज कर सकते हो, बेसिकली जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स हम जिन्हें बोलते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। इसके बाद में हेडिंग और सब हेडिंग के अलावा आप अपने कंटेंट के अंदर नेचुरली जहाँ पर भी ये चीज़ आप की कॉल हो सकती है वहाँ पर कीजिए। इसके सराउंडेड आप और कीवर्ड्स के को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट में जब कंटेंट के अंदर हमने हेडिंग्स में यूज करा है, स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स में यूज करा है, पैराग्राफ्स के अंदर यूज करा है, और जो लास्ट का अपना कंक्लूजन या FAQ वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर भी आप अपने कीवर्ड्स को प्लेस कर सकते हो। कीवर्ड प्लेसमेंट के टाइम पर आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है इसकी डेंसिटी के ऊपर। आइडियली जो इसकी डेंसिटी डिफाइन होती है कीवर्ड की वो 2 से 2.5% तक की रहती है, लेकिन अगर आप जनरली एक चीज को देखोगे तो आपको कंटेंट में नेचुरल जब आप इसको यूज करोगे तो 1% के अप्रोक्सीमेट आपका इनफ रहता है। उसके बाद में वो थोड़ी स्टफिंग लगने लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मेरा ये 1000 वर्ड का कंटेंट है तो इसके अंदर मैं 10 बार अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकता हूँ, और वहां पर एक ही कीवर्ड को 10 बार यूज नहीं करना है, आप इसके वेरिएशन के साथ यूज कर सकते हो। मतलब प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी कीवर्ड्स की फॉर्म में, LSI की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, रिलेटेड कीवर्ड्स की फॉर्म में। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इंटरनल लिंकिंग का। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है और हमें ये परफॉर्म करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए, इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट के इनर पेजेस को अपने कंटेंट के अंदर लिंक करते हो, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ का ध्यान रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि वो लिंक रिलीवेंट होनी चाहिए आपके उस कंटेंट से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैं यहाँ पर जो अपना ये कंटेंट लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप चूज करना चाहते हो 2025 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हो तो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या उससे रिलेटेड कंटेंट को ही यहाँ पर लिंक करूँगा। इसके 2 तरीके हैं मेरे को रिलेवेंट जो कंटेंट फाइंड करने के या लिंक्स फाइंड करने के। एक तो मैं अपने खुद ब्लॉग सेक्शन के अंदर जाऊँगा या वेबसाइट में जाऊँगा और वहाँ पर जो है मैं इस कैटेगरी के जो ब्लॉग्स हैं उनको सर्च करूँगा, ठीक है। या फिर जो दूसरा तरीका वो होता है सर्च ऑपरेटर्स के थ्रू। वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से आप उसको गूगल के थ्रू निकाल सकते हो। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाला। मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी वाला पेज ओपन कर लिया है। अब इसमें जो मैं है अपना कंटेंट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड है तो इसमें मैं लिंक कर सकता हूँ उस पेज को जिसमें मैंने काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रखी हो। सबसे रिलेवेंट मेरा यहाँ पर वही वाला पेज होगा। एक बार स्क्रॉल करके या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ सर्च बॉक्स में इसको एंटर कर लेता हूँ। इससे रिलेटेड मेरी वेबसाइट पर ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इतना पार्ट मैं इसका यूज करने वाला हूँ, जिसको मैं कहाँ पर लिंक करता हूँ एक बार इस सेक्शन में। पहले तो हमें डायरेक्ट ये देखना है कि
आपके पास में अगर मान लो कोई उससे रिलेवेंट जो है कंटेंट अगर मिल जाता है, मतलब रिलेवेंट टेक्स्ट मिल जाते हैं, तो आप उस पर लिंक कर सकते हो। अगर नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में ऑल्सो रीड का सेक्शन यूज करके आप लिंक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर अपना ये था कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास में ये सेक्शन मिल गया है एक अपन को, ठीक है। तो इसमें मैं जो है अपने इस कंटेंट को लिंक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अलग से ऐड नहीं करूंगा, इसको कॉपी करा लिंक को, और देखो जैसे ही आपको किसी भी टेक्स्ट पर लिंक लगानी है तो आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, और वर्डप्रेस के अंदर ये फीचर आता है जिसमें आपके पास में यहाँ पर ये लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे ही आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। अगर नहीं मिलता है तो आप Ctrl+K प्रेस कर सकते हो, और आपके पास में कुछ इस तरीके से ये बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको अपनी लिंक एंटर करनी है, लेकिन लिंक एंटर करने के बाद में आपको ये चेक करना है, कि आपका जो पेज है वो सिमिलर वेबसाइट पर है, या फिर जैसे कि यहाँ पर हमने ये सेक्शन बना रखा है एक blog.skillwala.com, जबकि जो वेबसाइट है वो है हमारी skillwala.com। ठीक है, अगर आपको इसको सेम पेज के अंदर सेम टैब में ओपन करना है तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसको न्यू टैब में ओपन करना है तो आप इसको ओपन इन न्यू टैब सेलेक्ट कर सकते हो। मैं भी इसको यहाँ पर सेम पेज में ओपन रहने देता हूँ, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ही लिंक कर दी। इसके अलावा मैं बाकी यहाँ पर जो है और भी ऑप्शन देखता हूँ जिसमें मेरे को यहाँ पर लिंक करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ पर ये भी कर सकता हूँ। एक है मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला जो ये पेज है, इसको भी मैं यहाँ पर लिंक करने का ट्राई करता हूँ। अगर इसमें कुछ रिलेवेंट टेक्स्ट मिलता है तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा। देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर काफ़ी बार मिल रहा है, रीजन है क्योंकि अपना जो कंटेंट का मेन कीवर्ड है वो इससे रिलेटेड है। लेकिन आपको हर किसी पर लिंक नहीं करना है, आपको उस कॉन्टेक्स्ट से बात होते हुए, मतलब कि आपको उसका मीनिंग समझना है कि अगर मान लो मैं एक स्पेसिफिक किसी कंपनी के या फिर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर उस जगह मैं यहाँ पर अपनी इस लिंक को प्लेस करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रिलीवेंट लगेगी। आपको ये चीज चेक करनी है, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो उस कंडीशन में आप उसको लिंक करोगे, अदरवाइज आप वहां पर उस लिंक को नहीं करोगे प्लीज। जैसे यहाँ पर मैंने एक CTA यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड करा है कि ज्वाइन फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टुडे एंड स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम एन SEO एक्सपर्ट। यहाँ पर यहाँ पर SEO नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। यहाँ पर बेसिकली जो है मैं अपने वेबसाइट का जो कोर्स है उसको यहाँ पर मैं लिंक कर सकता हूँ। रीजन है क्योंकि मैं यहाँ पर एट दी एंड गोल मेरा ये कि अगर इसको कोई देखता है तो इस पेज पर विजिट कर सकता है। मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा और फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस पर अपना जो है लिंक प्लेस कर दूंगा। अब जो मैंने यहाँ पर ये लिंक प्लेस करी है, इसमें मैं इस लिंक को चाहता हूँ कि मेरे न्यू टैब में ओपन हो, ब्लॉग वाले सेक्शन में ओपन नहीं हो। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन इन न्यू टैब सेलेक्ट करूँगा और सेव कर दूंगा। इस तरीके से हम किसी भी जो कंटेंट के अंदर अपनी जो है इंटरनल लिंकिंग को प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई और रिलेवेंट पेज मिलता है तो उस कंडीशन में आपको अगर डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं मिल रहा है तो ऑल्सो रीड का आप यूज करके अपनी लिंक्स को प्लेस कर सकते हो। जैसे मैं इस वाले कंटेंट को यहाँ पर कुछ लिंक करना चाहता हूँ। जैसे ये वाला ब्लॉग है अपना हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री विद सर्टिफिकेशन। इस वाले ब्लॉग को अगर मान लो मेरे को कब कैसे लिंक करना है, जब यहाँ पर मेरे पास में डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में मैं कहीं पर भी एक सेक्शन चूज करूँगा। ठीक है, करियर ऑप्शन, और इसके बाद में करियर ऑप्शन के बाद में यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को लिखा और इसके बाद इसकी लिंक को कॉपी करके इधर मैं इसमें प्लेस कर दूंगा और एंटर प्रेस। आपकी जो यहाँ पर है ये लिंक लग चुकी है। इस तरीके से आप अपने किसी भी कंटेंट के अंदर जो है लिंक प्लेसमेंट कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको उसका एक प्रॉपर जो है टाइटल, इमेज का जो नेम होता है ना, वो आपको एक प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए। साथ में हम उसमें ऑल टेक्स्ट जो है हम उसमें अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, या उसका जो मीनिंग डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। इसके साथ में एक यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो आता है इसकी इमेज की साइज का, कि इमेज आपकी कितनी KB की है या MB की। आपको ट्राई करना है कि आपकी इमेज 100 KB या उससे कम की होनी चाहिए।
तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक बार इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट में इमेज प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करा, मुझे इसके बाद में लगानी थी, और आप यहाँ पर इसमें इमेज का ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपकी इसमें ऑलरेडी इमेज अपलोडेड है आपकी वेबसाइट में, तो मीडिया लाइब्रेरी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करा और आपकी वेबसाइट में जो भी इमेजेस पहले से थी आप उनमें से किसी इमेज को ले सकते हो, या फिर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि पहले आपको अपनी इमेज को कंप्रेस करना है, और कंप्रेस करने के लिए आपको कौन सा टूल यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि जनरली मैं इसको प्रेफर करता हूँ tinypng.com। ये इमेज को कंप्रेस भी सही तरीके से करता है और साथ में उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा डाउन नहीं करता है। तो यहाँ से मैं अपनी जो है इस इमेज को पिक करता हूँ और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए ये अभी जो है 70 KB की थी, 62 KB की इसने यहाँ पर इसको कर दिया। आप चाहो तो आप इस इमेज को डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो, और वेबपी के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हो तो इसकी साइज चांसेस रहते हैं कि काफ़ी कम हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 70 KB की इमेज थी और 22 KB की रह गई है। इसके बाद मैं इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद में हम यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे या अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करा, ठीक है, और आपको जो इमेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी हमने जस्ट कंप्रेस करी है मैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ ओपन के बटन पर क्लिक करना है। हमारे पास में इमेज अपलोड हो चुकी है। देखिए अब हमें जो है इसका एक ऑल टेक्स्ट डिफाइन करना है, और इसको मैं चाहता हूँ सेंटर में अलाइन हो और साथ में इस इमेज की साइज थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग। आप ऑल टेक्स्ट दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पर गुटेनबर्ग एडिटर में आपको एक ये ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये है मेरा करियर ऑप्शन आफ्टर कंप्लीटिंग ए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं इसको ये कर सकता हूँ करियर ऑप्शन आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसका मैंने यहाँ पर जो है ऑल टेक्स्ट में इसका डिफाइन कर देता हूँ। आप उस इमेज पर क्लिक करोगे तो आपको साइड में ये बॉक्स यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसका जो है ये ऑल टेक्स्ट सेट कर दिया है। इसके अलावा जो है दूसरी तरीके से आप ये है कि अगर मान लो मैं इसको जैसे रिप्लेस के बटन पर क्लिक करता हूँ, और मैं आपको जो दूसरा तरीका बता रहा था, यहाँ पर ये जो आपका मीडिया लाइब्रेरी वाला होता है, यहाँ पर इसका ऑल टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर भी इसके ऑल टेक्स्ट को लगा सकते हो प्लेस करते टाइम ही। अब इस तरीके से एक इमेज हमने यहाँ पर ये प्लेस कर दिया है। अब मैं दूसरे इसमें एक फीचर्ड इमेज लगाता हूँ। फीचर्ड इमेज लगाने के लिए भी हम उसे पहले कंप्रेस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो है इस इमेज को मैं फीचर्ड इमेज लगाना चाह रहा हूँ। इसको मैंने इसको अपलोड करा, एंड देन अपलोड करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर जो है वेबपी में डाउनलोड कर लूँगा कन्वर्ट करके। ये 28 KB की रह गई है। इसके बाद हम इस सेक्शन पर आ जाएंगे और यहाँ सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करेंगे और अपनी इस इमेज को यहाँ से अपलोड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप करा है। आप चाहो तो यहाँ अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके अपनी फाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इमेज को पिक करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। ये इस तरीके से अपने पास में यहाँ पर इमेज अपलोड हो चुकी है। अब आप इसका जो ऑल टेक्स्ट है वो रखना क्या चाहते हो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मेरे कंटेंट का प्राइमरी कीवर्ड भी है। मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा और सेट फीचर्ड इमेज यहाँ पर मैंने सेट कर दी। इसको सेव ड्राफ्ट करूँगा और इसके बाद में एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू करके दिखाता हूँ जो अभी इमेज हमने यहाँ पर अपलोड करी है उनका। ये देखिए जो हमने यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज अपलोड करी थी ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। और इसके अलावा जो हमने अभी ये दूसरी इमेज यहाँ पर अपलोड करी थी वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी इमेज की साइज कम से कम होनी चाहिए, लेकिन साथ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो आप वेबपी फॉर्मेट को यूज कर सकते हो और इस इमेज को कंप्रेस करने के लिए आप TinyPNG टूल का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको टाइटल, इमेज नेम और उसका जो ऑल टेक्स्ट आप यूज करते हो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस का। इसका मतलब मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ़ोन पे अच्छी दिखनी चाहिए और स्मूथली चलनी चाहिए। अगर कोई यूजर मोबाइल से आपकी साइट को ओपन करे और जूम इन या जूम आउट करना पड़े या फिर टेक्स्ट ना दिखे या बटन्स थोड़े छोटे दिखें तो समझ लो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। और गूगल इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता है।
वैसे भी गूगल ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग यूज करता है। मतलब गूगल अब आपकी वेबसाइट के मोबाइल वर्जन को क्रॉल करता है और वो ही रैंकिंग का बेस डिसाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर डेस्कटॉप वर्जन पर आपकी वेबसाइट काफ़ी प्रॉपरली वर्क कर रही है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी फास्ट लोड हो रही है, लेकिन मोबाइल वर्जन बेकार है, तो गूगल फिर आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। वैसे भी आजकल 70 to 80% लोग मोबाइल पे ही वेबसाइट देखते हैं। अगर यूजर एक्सपीरियंस मोबाइल पे वीक होगा तो बाउंस रेट बढ़ेगा, रैंकिंग्स गिरेगी और कन्वर्जन भी लो होगा। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि अगर मुझे किसी भी वेबसाइट की मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करनी हो तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+C, या फिर आप राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको यहाँ इंस्पेक्ट पर क्लिक करोगे तो इसके बाद में आपको एक ये टॉगल ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप अपनी जो टॉगल डिवाइस टूल बार यहाँ से डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर स्विच कर सकते हो। तो मैं अभी इसको मोबाइल पर स्विच कर देता हूँ। और जैसा कि अब ये हमारी यहाँ पर आ चुकी है मोबाइल बेस के अकॉर्डिंग, और अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के हर एक टेक्स्ट को ले लो, वो चाहे भले ही यहाँ पर इसका नेविगेशन बार है इसको ले लो, ठीक है, या फिर कोई भी बटन उस पर अगर आप क्लिक करते हो और वो क्लिक करने के बाद प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी रहेंगी। इसके अलावा आप यहाँ से जो है अपने मोबाइल डिवाइस का लेआउट है उसको भी चेंज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख सकते हो। आपको हर एक चीज़ ट्राई करनी है कि कहीं कोई टेक्स्ट या कहीं कोई जो किसी भी लिंक्स का प्लेसमेंट, बटन का प्लेसमेंट वो प्रॉपर है या नहीं है, उसका लेआउट कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, आपको जूम इन जूम आउट करना तो नहीं पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को चेक करके आप जो है अपनी इस वेबसाइट की मोबाइल फ्रेंडलीनेस को चेक कर सकते हो और ये इंश्योर कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करने के बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पेज स्पीड का। यहाँ पर पेज स्पीड दोनों उस पर मोबाइल या डेस्कटॉप डिवाइस दोनों पर मैटर करती है और हमें दोनों पर हम चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए एक टूल होता है पेज स्पीड इनसाइट। ये गूगल का ही टूल है और इसके थ्रू आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली लोड हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए यहाँ पर हम अपने जो वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और देन एनालाइज के बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए, पेज स्पीड इनसाइट के अंदर बेसिकली कोर वेब वाइटल का जो रोल है वो प्ले होता है सबसे ज़्यादा। कि कोर वेब वाइटल का मतलब है कि वहाँ पर आपकी इनमें से जो तीन मैट्रिक्स है वो बेसिकली मैटर करती हैं। ये तीन मैट्रिक्स हैं, लार्जेस्ट कंटेंट पेंट, फर्स्ट इनपुट डिले और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये तीनों जो मैट्रिक्स होती हैं, इन तीनों मैट्रिक्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर या आपके वेब पेज पर जो सबसे लार्जेस्ट कंटेंट है उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर उसके अलावा नेक्स्ट जो इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पेंट है, मतलब कि कौन सा ऐसा क्लिकेबल एलिमेंट है वो उसकी रिस्पॉन्स करने में कितना डिले लग रहा है। और तीसरी चीज़ आती है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, मतलब आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बेस पर आपका कोर वेब वाइटल स्कोर जनरेट होता है। साथ में ये यूजर एक्सपीरियंस जो है, साथ में लैब डेटा से यूजर एक्सपीरियंस को भी कलेक्ट करता है। लैब डेटा जो है बेसिकली क्रोम का लाइट हाउस एक टूल आता है, उसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। तो वो भी मैं अभी आपको करके बताऊंगा कि वो आप किस तरीके से देख सकते हो। और ये जो है प्रॉपर आपका जो है क्रोम, मतलब गूगल किस तरीके से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है उसका स्कोर दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है कि 89 इसकी मोबाइल पर आ रही है और डेस्कटॉप पर इसकी 90 आ रही है, ठीक है। मतलब कि मोबाइल डिवाइस पर ये कुछ इसमें नीड्स इम्प्रूवमेंट वाला एक सिनेरियो है। यहाँ पर नीचे ये टोटल इसके अकॉर्डिंग टाइम को भी बताता है और अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो कुछ मतलब ऐसे सजेशन भी देता है कि जिनको अगर आप इम्प्रूव करने का ट्राई करते हो तो वहाँ से आपकी जो पेज स्पीड, मतलब अगर आप उनको फिक्स करते हो तो आपकी पेज स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट का जो क्रोम का जो लैब स्टूडियो वाला होता है लाइट हाउस, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो जो क्रोम डेटा ये यहाँ पर करता है। इसके लिए मैं एक बार इसको Ctrl+Shift+C प्रेस करके आपको इंस्पेक्ट टूल ओपन करना है
वो ओपन करने के बाद यहाँ लाइट हाउस का ऑप्शन दिखेगा और इसके बाद में आपको मोबाइल या डेस्कटॉप जिस भी डिवाइस के लिए अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हो और देन एनालाइज पेज लोड के बटन पर क्लिक करना है। ये करंट में आपकी वेबसाइट को अलग अलग सिनेरियोज पर लोड करके देखता है और उसके बेस पर जो है इसकी परफॉर्मेंस करंट में डेस्कटॉप डिवाइस पर किस तरीके से है वो सारे डेटा को यहाँ पर शो करता है। बट लेकिन ये लाइट हाउस वाला डेटा लैब बेस्ड डेटा होता है और जो पेज स्पीड इनसाइट पर जो डेटा दिखता है वो दोनों चीज़ों को मिला करके फिर वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अभी देखते हैं ये ऑलमोस्ट जनरेट कर रहा है ये रिपोर्ट को और यहाँ पर देखिए आपको इसकी जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये करंट सिनेरियो के बेस पर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को शो कर रहा है। तो इन दोनों तरीकों के बेस पर आप अपनी जो है वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, उसकी पेज स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद अपना ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट का लास्ट पॉइंट आता है कंटेंट क्वालिटी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, एसईओ का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है कंटेंट क्वालिटी। गूगल का मेन गोल है यूजर्स को उनकी क्वेरी का बेस्ट, एक्यूरेट और हेल्पफुल जवाब देना। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, ओरिजिनल है और यूजर्स की किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है तो गूगल उसे नेचुरली रैंक करेगा। अब हाई वैल्यू कंटेंट किस तरीके से डिसाइड करते हैं, मतलब जो रीडर के लिए यूजफुल हो, सिर्फ उसमें हमने कीवर्ड्स को नहीं भर रखे हो, डिटेल्ड हो जिसमें रीडर को या जो विजिटर है उसको सर्च करने की जरूरत ना हो, बाकी और बची हुई चीज़ों के लिए फ्रेश एंड अपडेटेड हो और एक्शनेबल हो जिससे पढ़कर यूजर कुछ अचीव कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हमने यहाँ पर एक ब्लॉग लिखा है 10 रीजन्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आर द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट इन 2025। अगर मान लो मैं इसमें लो क्वालिटी कंटेंट कब कहूँगा, जब मैं इसमें सिर्फ स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में ही बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर 10 रीजन्स की बात करी तो मैंने 10 रीजन यहाँ पर दे दिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यों एक तरीके से स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा 2025 के अंदर, या फिर मैंने सिर्फ ये लिख दिया 10 बेनिफिट्स के बारे में। तो ये कंटेंट लो क्वालिटी माना जाएगा क्योंकि इसके सराउंडिंग आप इसको थोड़ा और डिटेल में कवर कर सकते थे, ये अभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको मैंशन करना है कि कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। इसके साथ में आप इसमें रियल लाइफ के एग्जांपल्स या रियल टाइम एग्जांपल्स आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। अगर आपके पास में खुद के एग्जांपल्स नहीं है तो उस कंडीशन में आप जो फॉरम्स या कम्युनिटी जो बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आपको इन्फोग्राफिक फॉर्म में कुछ इमेजेस अपने कंटेंट के अंदर लगानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो क्या है कि यूजर का कभी कभी होता है कि यूजर सामने वाला पढ़ना नहीं चाहता उस कंटेंट को, तो वो विजुअल्स को देख करके भी वो चीज़ उसके लिए एक वैल्यूएबल रहती है और वो उसको आसानी से समझ पाता है। साथ में आपका जो रीडेबिलिटी स्कोर है वो भी इस वेबसाइट मतलब आपके कंटेंट का अच्छा होना चाहिए, मतलब सिंपल होना चाहिए। आपने ज़्यादा हाई लेवल वर्ड्स का यूज नहीं करा हो जो कि हर किसी को समझने में प्रॉब्लम फेस करें। इसके अलावा जैसे अब यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके बेनिफिट्स के बारे में, तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स दोनों के अलग अलग जो है मॉड्यूल के बेस पर उसके बेनिफिट्स के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है। इसके अलावा अगर मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उसमें जाने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने चाहिए, ये चीज़ें भी आपने अगर साथ में मेंशन कर रखी है। सर्टिफिकेशंस के बारे में मेंशन कर रखा है और साथ में जो भी कुछ अगर नॉर्मल जो उससे रिलेटेड FAQs हो सकते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर आपने उन सबको कवर कर रखा है तो इस तरीके से आपके इस कंटेंट की क्वालिटी एक हाई लेवल की होगी और गूगल जो है इस टाइप के कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। इसके अलावा गूगल कंटेंट को एवेल्युएट करता है EEAT के बेस पर। ये क्या होता है, EEAT में पहले जो E का मतलब होता है वो एक्सपीरियंस, क्या आपने खुद वो चीज़ फील की है, एक्सपीरियंस की है, पहली चीज़ आपको वो अपने कंटेंट के अंदर लगानी है। सेकंड आता है एक्सपर्टीज, क्या आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, बेसिकली ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तीसरा पॉइंट आता है ऑथोरिटिवनेस का, क्या आप ट्रस्टेड सोर्स हो, ठीक है। अगर मान लो आपकी वेबसाइट एकदम न्यू है तो उस कंडीशन में आप जो है एक्सटर्नल रिसोर्सेज दे सकते हो अपने कंटेंट के अंदर। और जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है ट्रस्टवर्दीनेस का, क्या कंटेंट ऑथेंटिक
लगता है आपका देखने पर, ये सारे पॉइंट्स के बेस पर आपके कंटेंट की क्वालिटी भी एवेल्युएट की जाती है। तो ये आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। मतलब आपका गोल सिर्फ रैंक कराना नहीं है एसईओ में, आपको एक वैल्यू देना होना चाहिए। तो रैंक तो उसका नेचुरल रिजल्ट दिखेगा ही लास्ट में। तो ये थी हमारी आज की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वाली वीडियो, जिसमें हमने इन सारे एलिमेंट्स के बारे में सीखा और साथ में इन्हीं एलिमेंट्स के बेस पर एक मैंने चेकलिस्ट बनाई है। इस चेकलिस्ट को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट के ऑन पेज को इंश्योर कर सकते हो कि वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है या नहीं है। इसके अलावा अगर मैं टूल का यहाँ पर आपको एक सजेशन दूँ तो स्क्रीमिंग फ्रॉग का आप यूज कर सकते हो और उससे ये फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई इश्यूज आए तो आप उनको कैसे फिक्स कर सकते हो। और इन सारे पॉइंट्स के बेस पर आप अपनी वेबसाइट को एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने इस ट्यूटोरियल के अंदर से ऑन पेज एसईओ के बारे में सारी चीजें सीख ली होंगी। अगर आप लोग गूगल एड्स को अच्छे तरीके से लर्न करना चाहते हैं, गूगल एड्स का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए 8 घंटे का एक कोर्स क्रिएट किया था, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस पे क्लिक करें और जाके कंप्लीट कोर्स देखें और इन कोर्सेज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। हमारी इस पे बहुत ज्यादा मेहनत लगी होती है और आप लोगों ने जस्ट इसको शेयर करना होता है। तो लेट्स अनकवर को फॉलो लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।